हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला दोस्तों, यानी डीएलएड पाठशाला। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने शैक्षिक मूल्यांकन की क्लास 10वीं कर ली थी कल। 10th क्लास हम लोगों ने कर ली थी कल। आज हम लोग पढ़ेंगे 11वीं क्लास। दोस्तों, हम लोग एक बार फिर से बता देते हैं कि हम लोग थर्ड सेमेस्टर का बैच जो चला रहे हैं वो कम्प्लीटली फ्री है। इसके अलावा हमने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी बैच स्टार्ट कर दिया है। हम लोग पहला सब्जेक्ट बाल विकास पेपर 1 पढ़ रहे हैं उसमें। आज मैंने दूसरी क्लास उसकी ले ली है। हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे उसमें भी। और शैक्षिक मूल्यांकन जो है, शैक्षिक मूल्यांकन की जो क्लास चल रही है हम लोग की, अभी 11वीं क्लास आज हम लोग चलाएंगे। 14th क्लास जो है, 14वां क्लास, वो लास्ट रहेगी। शैक्षिक मूल्यांकन पेपर हम लोग फिनिश कर देंगे पहला पेपर। कंप्यूटर हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमने स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने टेलीग्राम चैनल पे सारा इन्फॉर्मेशन मैं पहले ही दे देता हूं आप लोगों को। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 27 अप्रैल जो है, 27 अप्रैल को हम लोग का शैक्षिक मूल्यांकन खत्म हो जाएगा सब्जेक्ट पूरा। कंप्यूटर हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। विज्ञान का हम क्लास ले रहे हैं। आज क्लास 3rd चलेगी, तीसरी क्लास चलेगी विज्ञान की। 10-15 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। 28 अप्रैल, 27 के बाद मतलब 28 अप्रैल को मंडे से, यानी हम लोग समावेशी शिक्षा पढ़ेंगे। सब्जेक्ट हमारा पेपर नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी जल्दी हम लोग सिलेबस अपना कंप्लीट कर देंगे। हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर भी कंप्लीट कर देंगे और हम लोग कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं कई चीजें छोड़ दे रहा हूँ। कुछ नहीं है, ये मैराथन नहीं है, कंप्लीट सिलेबस है दोस्तों। आप यहाँ से 50 में 50 नंबर लाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि कल की क्लास में हमने पहले पढ़ा गया था। क्लास 10th में हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या पढ़ना है आज की क्लास में। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा अभिलेख, मतलब डॉक्यूमेंटेशन, किसी व्यक्ति या योजना से जुड़ी लिखित जानकारी को अभिलेख कहा जाता है। समझे दोस्तों। फिर हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा मूल्यांकन में अभिलेख से बच्चे की पूरी जानकारी मिलती है। मूल्यांकन में अभिलेख से बच्चों की पूरी जानकारी मिलती है। संज्ञानात्मक पक्ष हमने पढ़ा, ज्ञान और सोच से जुड़ी जानकारी। पक्ष मतलब भावनाएं, रुचि और कुशलताएं। सतत मूल्यांकन, जो मूल्यांकन आपका डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, हाफ ईयरली हो, एनुअल हो, सालाना हो। पुनर्बलन, सुधार व प्रोत्साहन देने के लिए होता है। ठीक है, उत्तर पुस्तिका परीक्षा के लिए कॉपी का सही व्यवस्था करना। ठीक है दोस्तों, तो ये था हम लोगों को पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं शैक्षिक मूल्यांकन की क्लास 11 आज हम लोग पढ़ेंगे। आज काफी ज्यादा टॉपिक है, तो हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, आधे घंटे की हो जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हम तब भी अच्छे से आप लोगों को पढ़ाएंगे और कम रहती है तो भी हम अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निदानात्मक परीक्षण। समझे दोस्तों, पहला टॉपिक है निदानात्मक परीक्षण। होता क्या है, मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता क्या है, तो आइए हम इसका पहले अर्थ देखते हैं, मीनिंग। निदानात्मक परीक्षण वह होता है जिससे यह पता लगाया जाता है कि बच्चे को कहां पर, किस विषय में क्या दिक्कत, प्रॉब्लम आ रही है, उसका कारण क्या है। ये सारी चीजें अगर हमको पता लगाना है तो वही होता है निदानात्मक परीक्षण, मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, इसमें पता लगाया जाता है कि बच्चा जो है वो कहां पर, किस विषय में, उसको क्या क्या दिक्कत आ रही है और उसका दिक्कत का कारण क्या क्या कारण है जिसकी वजह से उसको समझ में नहीं आ रहा, वो सिलेबस, वो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। वो जैसे मैथ में अगर आप कमजोर हैं तो आपने मैथ में कहाँ क्या वीक पॉइंट है, क्यों आपको दिक्कत आ रही है, उसका कारण क्या है, ये सारी चीजों को पता लगाना आपका निदानात्मक परीक्षण आता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट आता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, बच्चे की कमजोरी, वीकनेस को पहचानना होता है। इसका उद्देश्य यही होता है कि बच्चे की कमजोरी को पता चल सके, जिससे कि वो अध्यापक जो है उसका सुधार कर सके। उदाहरण, एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा बार बार एक ही क्लास में फेल हो रहा हो तो हम निदानात्मक टेस्ट से ये जान सकते हैं कि उसे किस टॉपिक में दिक्कत है, जैसे जोड़ हो गया, घटाव हो गया, या भाषा समझने में। समझे दोस्तों, अगर कोई बच्चा बार बार एक ही क्लास में फेल हो रहा है तो हम निदानात्मक टेस्ट से यह जान सकते हैं कि उसे किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों हो रहा है ऐसा, जैसे कि जोड़ हो गया, घटावा हो गया, प्लस माइनस वगैरह हो गया मैथ में, या भाषा समझने में ही दिक्कत आ रही है, उसको भाषा ही नहीं समझ में आ रहा है कि हिंदी बोल रहे हैं, भोजपुरी बोल रहे हैं, टीचर हमारे की क्या बोल रहे हैं। समझे दोस्तों, तो ये था आपका निदानात्मक परीक्षा, मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट। आइए दोस्तों, समझ में आया आप लोगों को। दोस्तों, हम एक बार रिमाइंड कर देते हैं आप लोग को, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। अगर आपको पीडीएफ लेनी है, टेलीग्राम चैनल में हमारा डिस्कशन ग्रुप भी है, डिस्कशन ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज क्वेश्चन पूछना है या कोई भी चीज पीडीएफ या कोई भी सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप वहां हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं बाकी बच्चों से भी। और हमारे चैनल DLED_पाठशाला को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दिया करिए, जिससे आपको रिमाइंडर मिल सके कि अगली क्लास आने वाली है। ठीक है, अब हमने निदानात्मक परीक्षण जो पढ़ लिया, इसकी विशेषताएं क्या होती है, मतलब फीचर्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसकी विशेषताएं क्या होती है। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। पहली विशेषताएं क्या होती है, यह पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस का हिस्सा होता है।
विशेषता ये है कि यह आपके सिलेबस पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है दोस्तों। इसका मकसद जो होता है बच्चों की कमियों को समझना और दूर करना होता है। इसका मकसद क्या होता है कि बच्चों की कमियों को पता लगे और उस कमियों पे फिर अध्यापक और बच्चा एक साथ काम करे और उसको दूर करने, ठीक है, यही इसका मकसद होता है। इसमें नंबर मार्क की बजाय समस्या की पहचान और समाधान पर जोर होता है। इसमें मार्क आपके नंबर के बजाय आपकी समस्या पे जोर होता है और उसके समाधान ढूंढने पे जोर होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसे विश्लेषणात्मक परीक्षण मतलब एनालिटिकल टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये पता करता है कि बच्चा किस वजह से गलती कर रहा है। समझे दोस्तों, इसे जो है एनालिटिकल टेस्ट मतलब विश्लेषणात्मक परीक्षण भी कहते हैं, क्योंकि ये पता करता है कि बच्चा किस वजह से गलती कर रहा है। एनालाइज करते हैं, एनालिटिकल टेस्ट बोलते हैं इसको, क्योंकि इससे पता चलता है कि बच्चा क्या गलती कर रहा है और कैसे हम उस गलती को सुधार सकते हैं। ये गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव होता है और परिमाणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव नहीं होता है। समझे, मतलब ये गुणात्मक होता है, मतलब इसमें गुण, इसमें ये नहीं जानना होता है कि आप कितना ज्यादा सीख लिए हैं, कितना ज्यादा आपकी क्वांटिटी आपको आ गई है। आप इसमें ये जानना रहता है कि जो आपने सीखा है वो क्वालिटी लायक है कि नहीं, गुणात्मक है कि नहीं है। समझे, उस पर ध्यान दिया जाता है। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? इसका सिलेबस जो सिलेबस का हिस्सा होता है। इसका मकसद जो होता है बच्चों की कमियों को समझना और दूर करना। इसमें नंबर की बजाय आपकी समस्या को पहचान और समाधान पर जोर होता है। इसे विश्लेषणात्मक परीक्षण मतलब एनालिटिक टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये पता करता है कि बच्चा किस वजह से गलती कर रहा है। पांचवा, ये गुणात्मक क्वालिटेटिव होता है, परिमाणात्मक नहीं होता है। समझे दोस्तों, समझ में आया आप लोग को? समझ में आया तो लाइक कर दें वीडियो को दोस्तों, सपोर्ट की जरूरत है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, दो बैच चला रहा हूँ, दिन भर में 5 क्लासेस होती रहती है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। हाँ, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, उद्देश्य और उपयोग। ठीक है, उद्देश्य और उपयोग क्या होता है इसका? तो बच्चों की कमियों को पहचाना, उन्हें सुधारना। हमने पढ़ा भी, बच्चों की कमियों को पहचानते हैं और उसको सुधारते हैं। बच्चों की अच्छी आदतों का विकास करना और उसकी अच्छी आदतों का विकास किया जाए। अध्यापक को सही प्रश्न चयन में मदद करना। अध्यापक जो है, अब जब उसको पता चल जाएगा कि इसकी कमी क्या है, बच्चे की क्या उसमें दिक्कत आ रही है, तो उसी तरीके से वो प्रश्न पत्र बनाएगा, उसी तरीके से वो उससे क्वेश्चन पूछेगा, सवाल पूछेगा। तो अध्यापक का सही प्रश्न चयन में मदद करना। मूल्यांकन को सार्थक और प्रभावशाली बनाना। मूल्यांकन को जो है सार्थक और प्रभावशाली बनाना। समझे, 5वां पॉइंट है शिक्षण को अधिक उपयोगी बनाना। शिक्षा मतलब टीचिंग को अधिक उपयोगी बनाना और अच्छे से उसको सफलता प्राप्त करवाना। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे उद्देश्य थे, उपयोग थे। हमने अपनी विशेषताएं भी पढ़ ली उसकी, वो होता क्या है, निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, तो बच्चों की कमियों को पहचानना और सुधारना, बच्चों की अच्छी आदतों का विकास करना, अध्यापक को सही प्रश्न चयन में मदद करना, मूल्यांकन का सार्थक और प्रभावशाली बनाना और शिक्षण को अधिक उपयोगी बनाना। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना दोस्तों? लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, कमेंट भी कर दिया करें। बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है क्लास लेने के लिए, और सिर्फ बाकी सब इंस्टीट्यूट वाले, बाकी सब यूट्यूब वाले के पास प्रॉपर टीम होती है, 5-6 मेंबर उनकी टीम में होते हैं। मैं अकेला दोस्तों आप लोग के लिए सारी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, अच्छे से नोट्स बना रहा हूँ एकदम आसान भाषा में, जिससे आप लोगों को समझ में आए। आपको हर चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको वीडियो प्रोवाइड हो रही है, एडिटिंग हो रही है, सारी चीजें मैं खुद अकेला कर रहा हूँ, तो इसलिए सपोर्ट की तो बिल्कुल जरूरत है आप लोग की। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, निदानात्मक समस्याओं के कारण। ठीक है, आपको फ्री कंटेंट अगर दे रहा हूं तो बदले में मुझे आप लाइक और सब्सक्राइब दे देते हो, बहुत अच्छी बात होती है उसमें। ठीक है, बाकी पैसा तो नहीं मांग रहा हूं आप लोग से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निदानात्मक समस्याओं के कारण क्या होते हैं, मतलब कॉजेस ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम। ठीक है, निदानात्मक समस्याओं के कारण क्या होते हैं? तो पहला है शारीरिक मतलब फिजिकल, कम देखना, सुनना, बोलने की में दिक्कत, ये सारे कॉजेस होते हैं, आपके कारण होते हैं निदानात्मक समस्याओं की। जो निदानात्मक समस्या होती है उसके कारण क्या क्या होता है? अगर फिजिकल है, शारीरिक है, तो इसका मतलब वो या तो कम देखता है, या सुनने में उसको कोई दिक्कत आ रही है बच्चे को, या बोलने में उसको दिक्कत आ रही है, भाषा वगैरह। ठीक है, बौद्धिक मनोवैज्ञानिक, अब माइंड से क्या रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल और साइकोलॉजिकल जिसको बोलते हैं। इसमें क्या रुचि की कमी, किसी विषय में बच्चे की रुचि ही नहीं है, तो उसमें उसको निदानात्मक समस्या होगी। कम बुद्धि है, उसकी बुद्धि कम है। ठीक है, अब आते हैं व्यक्तिगत सामाजिक मतलब पर्सनल और सोशल, मतलब स्कूल में मन न लगना, स्कूल में मन ही नहीं लगता बच्चे का, परिवार में तनाव है, कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है परिवार में, तो उससे भी मेंटल हेल्थ उसकी बच्चे की बिगड़ती है, जिसकी वजह से वो अपने पढ़ाई में असफल हो जाता है, पढ़ाई नहीं कर पाता है। अनुशासनहीनता, ठीक है, अनुशासनहीनता होता है, इसकी वजह से भी होता है। तो ये सारी चीजें आपके निदानात्मक समस्याओं के कार्य होते हैं। मतलब शारीरिक में आपका कम देखना सुनना हो गया, बोलने में दिक्कत हो गया, बौद्धिक मनोवैज्ञानिक में आपका हो गया रुचि की कमी, कम बुद्धि, व्यक्तिगत और सामाजिक में आपका स्कूल में मन न लगना, परिवार में तनाव और अनुशासनहीनता। ठीक है,
आइए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को क्या है, शैक्षिक निदान के लिए सामग्री। जी हाँ दोस्तों, शैक्षिक निदान के लिए सामग्री। अब शैक्षिक निदान के लिए क्या सामग्री, मटेरियल और डायग्नोसिस। अब ये डायग्नोसिस करने के लिए, ये निदान करने के लिए शैक्षिक वाला, इसकी क्या क्या सामग्री, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है हमको। ठीक है, तो पहला हो गया आपका गृह कार्य, मतलब होमवर्क। होमवर्क दीजिए बच्चे को, लिख दीजिए, राइटिंग करवाइए, उससे लिख लिखवाइए। मौखिक प्रश्न पूछिए, मौखिक प्रश्न उससे पूछिए। वाद विवाद करिए, मतलब डिबेट करिए। रुचि प्रयास, रुचि का काम उसको करवाइए, प्रयास करवाइए। स्कूल के नियमों का पालन करवाइए। अध्यापक द्वारा बनाए गए टेस्ट, अध्यापक द्वारा बनाए गए टेस्ट को लीजिए। ये सारे आपके शिक्षक निदान की सामग्री हैं। क्या क्या, गृह कार्य, होमवर्क या राइटिंग करवाइए, मौखिक प्रश्न पूछिए, वाद विवाद करवाइए, रुचि प्रयास करवाइए, स्कूल के नियमों का पालन करवाइए और अध्यापक द्वारा बनाए गए टेस्ट करवाइए। ठीक है, ये थे आपके दोस्तों शैक्षिक निदान की सामग्री, मतलब मटेरियल्स और डायग्नोसिस। आइए तब हम लोग अब आगे चलते हैं, निदान की प्रक्रिया क्या होती है। अब प्रक्रिया क्या होती है डायग्नोसिस करने की। तो जैसे आप डायग्नोसिस करवाते होगा, आप इलाज, मान लीजिए इलाज में कोई जांच आपने करवाई, अल्ट्रासाउंड वगैरह, या कोई भी चीज आपके पेट में दिक्कत आ रही है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखा, डायग्नोस्टिक टेस्ट लिख दिया। ठीक है, अब आप गए करवाने के लिए, तो आप बताएंगे ना उसको कि मुझे ये दिक्कत आ रही है। तो प्रश्न, डॉक्टर आपसे सवाल पूछेगा कई सारे, तो वो सवाल पे आधारित होता है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से निदान की प्रक्रिया, मतलब इस चीज में, शिक्षण में, प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस में क्या होते हैं, तो निदान की प्रक्रिया जो है 5 सवालों पर आधारित होती है। 5 सवाल इसमें होते हैं, 5 सवाल मेन होते हैं जो उस पर आधारित होती है निदान की प्रक्रिया। क्या क्या, कौन, कहाँ, क्यों, क्या, कैसे। ठीक है, कौन मतलब जैसे हु, मतलब किन बच्चों की समस्या है, को समस्या है। कौन मतलब हु मतलब जिसका, इसमें हो गया क्या, डायग्नोसिस, किन बच्चों को समस्या है। ठीक है, कहाँ, उन्हें किस विषय में दिक्कत है, वेयर। ठीक है, क्यों मतलब वाई, इसका कारण क्या, क्यों दिक्कत आ रही है। क्या, व्हाट, समस्या के लिए क्या सुझाव है। कैसे, मतलब हाउ, उस समस्या को कैसे दूर किया जाए। समझे दोस्तों, तो निदान की प्रक्रिया जो है 5 सवालों पर आधारित होती है। कौन, कहाँ, क्यों, क्या, कैसे। कौन, कौन मतलब जैसे किन बच्चों को समस्या है, कहाँ मतलब उसे किस विषय में दिक्कत है, क्यों मतलब इसका कारण क्या है, क्या मतलब समस्या के लिए क्या सुझाव है, कैसे मतलब उस सुझाव का कैसे दूर करें समस्या को। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हम लोग की निदान की प्रक्रिया, मतलब प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं, उपलब्धि परीक्षण या निदानात्मक परीक्षण का अंतर। समझे, अब हम लोग देखते हैं कि उपलब्धि परीक्षण मतलब अचीवमेंट टेस्ट होता है। समझे, उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण हमने अभी पढ़ा हाल ही में, निदानात्मक परीक्षण मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है दोस्तों। उपलब्धि परीक्षण जो होता है, अचीवमेंट टेस्ट, सामान्य बच्चों के लिए होता है। अचीव करने के लिए, कोई भी चीज अचीव करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट होता है। जैसे आपने फर्स्ट रैंक लाना है, तो आपके लिए वो अचीवमेंट है, बच्चों के लिए क्लास में। तो ये उपलब्धि परीक्षण में आ गया, एग्जाम हुआ आपका टेस्ट का रिजल्ट आ गया, आपको पता चल गया कि आप कौन से बच्चे टॉप किए हैं, कौन से बच्चे फेल हुए हैं। तो सामान्य बच्चों के लिए होता है आपका अचीवमेंट टेस्ट, मतलब उपलब्धि परीक्षण। नंबरों का ध्यान देते हैं, इसमें नंबर का ध्यान देते हैं, परसेंटेज वगैरह का ध्यान दिया जाता है इसमें, नंबरों का। विषय की सामान्य योग्यता मापता है। विषय की सामान्य योग्यता, मतलब आपको सामान्य योग्यता है उस चीज विषय में कि नहीं, ये मापता है। ठीक है, तो ये था आपका उपलब्धि परीक्षण। उसी जहां पे निदानात्मक परीक्षा अगर हम करते हैं तो वो किस लिए होता है, जब निदानात्मक परीक्षा किस लिए होता है, पहली बात तो आप में कोई दिक्कत है तभी ना होगा। तो दिक्कत किसमें, मतलब केवल कमजोर बच्चों के लिए होता है। समझे, निदानात्मक परीक्षा जो होता है वो केवल कमजोर बच्चों के लिए होता है दोस्तों। कारण जानने के लिए होता है कि उसको दिक्कत क्यों आ रही है, किस चीज में आ रही है, विषय की कठिनाई को पहचानता है। इसका काम होता है विषय की कठिनाइयों को पहचानना। समझ में आया दोस्तों उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण का अंतर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगती होगी, बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है उपचारात्मक शिक्षण। उपचार से बना हुआ है। उपचार मतलब रेमिडियल आपका होता है, रेमिडी। ठीक है, तो उपचारात्मक मतलब रेमिडियल टीचिंग। ठीक है, रेमिडियल टीचिंग होता क्या है दोस्तों, आइए हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में भी, सारी चीजें पढ़ेंगे एक करके। ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है। तो जब निदानात्मक परीक्षण से पता चल जाए कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है, तो उस कमजोरी को दूर करने का तरीका होता है उपचारात्मक शिक्षण। अब देखो, डायग्नोसिस तो आपको पता चल गया, डायग्नोसिस जब हो गया तो डॉक्टर ने आपको दवा दे दी, दवा की क्या, रेमेडी दी आपको। ठीक है, उपचार किया उसका, तो उसी को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। मतलब आपकी जो कमी थी, आपका जो बीमारी थी, उसको उपचार किया जाए, उसको उपचार किया जाए। तो बच्चों की क्या बीमारी, बच्चों को जिस विषय में आपको शिक्षण में बच्चों को जिस चीज में दिक्कत थी, जिसमें कोई कमजोरी थी, तो उस कमजोरियों को दूर करने का तरीका को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। समझ में आया दोस्तों, यह एक सुधारने वाला तरीका, या एक सुधारने वाला, बच्चे के शिक्षण में सुधारने वाला तरीका होता है। योकम सिम्पसन
के अनुसार उन्होंने क्या कहा था, उपचारात्मक शिक्षण सही निदान के बाद ही होना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण जो है वो सही निदान के बाद ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे को पहले ही उपचारात्मक शिक्षण कर दिया, उसका जो निदान है वो कुछ और है और आपने उपचारात्मक उसका दूसरा कर दिया। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण जो है वो सही निदान के बाद ही होना चाहिए। समझ आया दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? एक बार फिर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जब निदानात्मक परीक्षण से पता चल जाए कि बच्चा को कहाँ दिक्कत आई है, तो उस कमजोरी को दूर करने के तरीके को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, या एक सुधारने वाला तरीका होता है। समझे दोस्तों? आइए फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। 3-4 टॉपिक और बची हुई है इसमें, तो हम लोग पढ़ते हैं उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र क्या होते हैं। अब एरिया ऑफ रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, मतलब क्या क्या क्षेत्र होते हैं उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र। तो पहला हो गया आपका वाचन मतलब रीडिंग, दूसरा हो गया लेखन मतलब राइटिंग, तीसरा हो गया वर्तनी मतलब स्पेलिंग, और चौथा हो गया गणित मतलब अर्थमेटिक। ठीक है, तो 4 क्षेत्र होते हैं आपके, वाचन, लेखन, वर्तनी और गणित। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप लोगों को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। औपचारात्मक शिक्षण की विधियां क्या होती है? अभी हमने पढ़ा क्या, क्षेत्र पढ़ा, एरिया। अब हम पढ़ते हैं कि इसकी विधियां क्या होती हैं, मेथड क्या क्या मेथड यूज होते हैं। तो बच्चे को खुद अपनी कमजोरी को समझे, बच्चे को बताया जाता है कि आपकी कमजोरी क्या हो, बच्चे खुद फिर अपनी कमजोरी को समझते हैं और फिर उस पर काम करते हैं उस कमजोरी को दूर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अध्यापक अनुभव से बच्चों का चयन करें। अध्यापक अपने अनुभव से बच्चों का चयन करते हैं, बच्चों को सेलेक्ट करता है, चयन करता है। बच्चों की कमजोरियों को कारण को समझें, बच्चों की जो कमजोरियां हैं उसके कारण को समझा जाए। यही सारी विधियां आती हैं आपकी, फिर उस पर धीरे धीरे सुधार की जाए। यही आपकी विधियां हैं, उपचारात्मक शिक्षण की विधियां हैं। चाहे बच्चों को खुद अपनी कमजोरी को समझे। फिर आता है अध्यापक अनुभव से बच्चों का चयन करें। ठीक है ना दोस्तों? उसके बाद आता है बच्चे की कमजोरी को कारण समझे और उस पर धीरे धीरे सुधार करें। तो यही था टॉपिक हम लोग का दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण की विधियां। बोलते बोलते प्यास लग जाती है तो पानी पीना पड़ता है पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को। आइए दोस्तों फिर हम एम्स देख लेते हैं इसके। 2 स्लाइड और है, फिर ये चैप्टर मतलब ये क्लास हम लोग की खत्म हो जाएगी, क्लास 11। ठीक है, अब ये एम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल, तो इसका एम अगर पूछा जाए तो आपको पता है रेमेडियल टीचिंग होता क्या है। ठीक है, आपको पता है कि ये किसके वजह से होता है, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण जो होता है उसकी वजह से होता है। बच्चे में कोई दिक्कत आ रही है, उस बच्चे को उस दिक्कत को सुधार करने के लिए रेमेडियल टीचिंग होती है। तो इसका उद्देश्य क्या है, बच्चे के व्यवहार को सुधार लाना। बच्चे के व्यवहार है, जिस तरीके का उसका व्यवहार है उसमें सुधार लाने के लिए उसका उद्देश्य होता है। बच्चे की योग्यता बढ़ाना, उसकी योग्यता को बढ़ाना और बच्चे में आत्मविश्वास जगाना। और जब वो लड़ेगा, वो अपने परेशानियों से लड़ेगा और उससे उसको ओवरकम करेगा, उससे सीखेगा और अच्छा अपने आप को बनाएगा, तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो मोटिवेट होगा। ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके उद्देश्य है, मतलब बच्चे के व्यवहार को सुधार लाना, बच्चे की योग्यता बढ़ाना और बच्चे के आत्मविश्वास जगाना। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण के परिणाम क्या होते हैं, मतलब रिजल्ट क्या होता है इन लोगों का। तो रिजल्ट क्या होगा दोस्तों, अगर आप निदानात्मक परीक्षण करिए किसी बच्चे का और उसका उपचारात्मक शिक्षण करिए तो क्या रिजल्ट होगा, बच्चे को अच्छी चीज से उसका प्रोग्रेस होगा, उसका आत्मविश्वास आएगा, ये सारी चीजें होगी ना। जिस चीज में उसको कठिनाई महसूस हो रही थी वो सारी दूर हो जाएगी। तो इसको आप खुद से लिख सकते हो। आप बताते हैं आपको 5 पॉइंट। बच्चा अपने वातावरण से समायोजन करने लगेगा। बच्चा जो है अपने वातावरण से ही समायोजन करने लगेगा। समझे दोस्तों, वो स्पष्ट रूप से सोच सकेगा, स्पष्ट रूप से अपने से सोच सकेगा कि हमारे में ये दिक्कत थी, मैंने ये सुधारा है, अब इस तरीके से बाकी कोई भी और दिक्कत आएगी तो मैं इस तरीके से सुधार कर सकता हूँ अपने जीवन। तो वो स्पष्ट तरीके से क्लियरिटी से सोच सकता है। आत्मविश्वास आएगा, उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा, अपने अंदर अपने विचारों दूर करने के सामने रख पाएगा, अपने विचार जो है वो दूसरों के सामने रख पाएगा फिर वो, और मानसिक परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। और जो मेंटल उसकी परेशानियां, मानसिक परेशानियां हैं उससे वो दूर हो जाएगा और बच्चा सफलता की ओर। ठीक है दोस्तों, तो निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षा के परिणाम हम लोगों ने पढ़ा था। बच्चा अपने वातावरण में समायोजन करने लगेगा, वो स्पष्ट रूप से सोच सकेगा, आत्मविश्वास आएगा उसमें, अपने विचार दूसरों के सामने रख पाएगा और मानसिक परेशानियों से मुक्त हो पाएगा। समझ में आया दोस्तों? तो ये था हम लोगों का टॉपिक, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण के परिणाम। अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था आज की क्लास में। आज की क्लास थी हमारी, ये बैच जो हमारा है लक्ष्य 90+% बैच है हम लोग का। इसमें हम लोग पढ़ करके 90% प्लस तो लाएंगे ही लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज की क्लास 11 में क्या क्या पढ़ा। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, जिसे डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसके उद्देश्य व उपयोग क्या होते हैं, उसकी निदानात्मक समस्याओं का कारण क्या होता है। फिर हमने पढ़ा शिक्षण निदान के लिए सामग्री क्या क्या होती है दोस्तों। उसके बाद हमने पढ़ा निदान की प्रक्रिया क्या होती है, उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण में अंतर क्या होता है, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा उपचारात्मक शिक्षण जो रेमेडियल टीचिंग होता है वो क्या होता है।
उपचारात्मक शिक्षा के क्षेत्र क्या होते हैं दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षा की विधियां क्या होती है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, और निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षा के परिणाम क्या होते हैं, मतलब रिजल्ट क्या होता है। तो ये था आज की क्लास में हम लोग का क्लास। आइए हम लोग एक बार शॉर्ट्स नोट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। निदानात्मक परीक्षण जो है समस्या की पहचान करना होता है, समस्या क्या समस्या आ रही है बच्चों को उसका पहचान करना। उपचारात्मक शिक्षण जो होता है उस समस्या का इलाज को ही निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, ठीक है। निदानात्मक परीक्षण का जो इलाज है उसी को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। निदानात्मक परीक्षण कमजोरी ढूंढता है, उपचारात्मक शिक्षण कमजोरी सुधारता है। समझ में आया ना, एक लाइन में आप लोग को समझा दिया मैंने दोस्तों, ठीक है। लाइक कर दीजिए इसी बात पे, कमेंट करिए, शेयर करिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए, नोट्स आपको मिल जाएगा, हर चीज मिल जाएगा, आप सपोर्ट दिखाइए बस। दोनों एक दूसरे से पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है तभी दूसरा होता है, ठीक है। उद्देश्य बच्चे के संपूर्ण विकास और आत्मविश्वास उसमें डेवलप करना, बच्चों में संपूर्ण विकास करना, ओवरऑल डेवलपमेंट करना और उसमें आत्मविश्वास बढ़ाना, यही उसका उद्देश्य होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज की लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन भी दबा दिया करें। बता देता हूं आप लोग की क्लास जो है, क्लास साइंस की जो विज्ञान की क्लास चल रही है वो तीसरी क्लास आज होगी शाम के 4 बजे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास चल रही है आपकी, हाँ जी, बाल विकास की फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास चल रही है सुबह 10 बजे, तो ज्वाइन कर लिया करिए और शेयर कर दिया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर वाले ग्रुप में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मच, बाय बाय, धन्यवाद आप लोग सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।